हेलो एवरीवन। आज हम आयोनाइजेशन एनर्जी या बोल सकते हैं हम उसे आयोनाइजेशन पोटेंशियल और आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी बोलते हैं, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा पीरियोडिक टेबल का एक टॉपिक है। पहले स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड to remove most loosely held outermost shell electron in ground state from an isolated gaseous atom is known as ionization potential पोटेंशियल। ठीक है, मतलब जो आउटर मोस्ट सेल है, आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालना, उसमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, ठीक है, जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसी को हम आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। देखो यहाँ पे आइसोलेटेड मतलब गैसियस स्टेट में होना चाहिए वो है, ऐसा नहीं है कि आप सॉलिड स्टेट से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। आपको एटम जब गैसियस स्टेट में हो तभी आप उसमें से जो इलेक्ट्रॉन निकालोगे, और उसके लिए जो आपको एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसी को हम आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो आइसोलेटेड का मतलब क्या है। आइसोलेटेड का मतलब है विदाउट एनी बॉन्डिंग विथ अदर एटम, बिना किसी बॉन्डिंग, ठीक है, विदाउट एनी बॉन्डिंग विथ अदर एटम, तब हम उसको क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो फॉर एग्जांपल एम कोई हमारा मेटल है या फिर एटम मान लो, इसमें से इसको हम फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। अगर हम इसमें से क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये जो E1 है इसको हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी बोल सकते हैं। अब अगर M प्लस से एक इलेक्ट्रॉन अगर आप और निकाल देते हो, यानी कि M पॉजिटिव, और इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ये एनर्जी आपको इसको देनी पड़ रही है, इसीलिए मैं यहाँ पे एडिशन से दिखा रहा हूँ। यानी कि आयोनाइजेशन एनर्जी एंडोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि हमें एनर्जी देंगे तो एटम अनस्टेबल होगा, तभी वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज। और मैं पहले ही बता चुका हूँ, केमिस्ट्री का फंडा है, अगर एनर्जी ज़्यादा तो अनस्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, लेस ऑर्बिट या लेस एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन ही स्टेबल होते हैं। अब इसमें से अगर आपने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया तो M2+ हो जाएगा, और इसको हम बोलेंगे सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल। सिमिलरली अगर M2+ है और इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन अगर निकालोगे आप तो M3 पॉजिटिव आएगा, और इसमें से, और ये देखो हम एनर्जी क्या कर रहे हैं, इसको दे रहे हैं, फिर से ये हो जाएगा E3 और ये होगा आयोनाइजेशन पोटेंशियल थर्ड। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया कि अगर इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम सॉलिड स्टेट ऑफ एन atom, it has to convert in gaseous form energy
required for conversion from solid state to gaseous state is called sublimation एनर्जी। अगर मान लो कोई एटम सॉलिड स्टेट में है तो आपको क्या है, उसे गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे, तब हम उसको आयोनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। और जब सॉलिड से गैसेस में कन्वर्ट करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज ऑलवेज एन, क्योंकि देखो हम सब में क्या कर रहे हैं, हीट को सप्लाई कर रहे हैं जिस एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज ऑलवेज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, डेल्टा एच पॉजिटिव रहेगी। और इसकी जो मेजरिंग यूनिट होती है, इट इज मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में भी मेजर करते हैं और किलोजूल पर मोल में भी कर सकते हैं, और किलोजूल पर मोल में भी इसको मेजर किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन से फैक्टर पे ये डिपेंड करती है आयोनाइजेशन एनर्जी। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन पोटेंशियल। फैक्टर अफेक्टिंग आयोनाइजेशन पोटेंशियल, वो कौन से फैक्टर हैं जिससे आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होती है, अफेक्ट होती है। ठीक है, तो इसके बारे में बात करने वाले हैं। अब देखो, पहला पार्ट है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज पे कैसे डिपेंड करती है, तो जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है ना, वो क्या है, एंटी प्रोपोर्शनल है किसके, एटॉमिक साइज की। आइए समझते हैं कैसे। देखो, ये न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर होंगी बहुत सारी शेल, जिसको हम ऑर्बिट भी बोलते हैं। ठीक है, अब बताओ, एक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में है, एक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में होगा, और आउटर सेल से ही आपको इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। अगर और दूसरा एटम है इस तरीके से, जिसका साइज़ क्या है, थोड़ा छोटा है। इसमें देखोगे, एक पहली शेल ये है, दूसरी है, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालोगे तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, न्यूक्लियस के काफ़ी पास है, तो यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा लगेगा और यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स कम लगेगा इसके कंपैरिजन। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को पुल आउट मतलब बाहर करने के लिए तुम्हें ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे जेड इफेक्टिव क्या है, ज़्यादा है। तो अगर साइज़ ज़्यादा, तो देखो साइज़ ज़्यादा तो वीक अट्रैक्शन फोर्स, इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा। यानी कि अगर साइज़ बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी, अब देखो ये बढ़ रहा है तो ओवरऑल आयोनाइजेशन एनर्जी क्या लगेगी, डिक्रीज़ होगी, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स कम है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा, यानी कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगी, कम होगी। अगर साइज़ डिक्रीज़ करेगा तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, क्योंकि अब इन्वर्सली रिलेशन है। तो यहाँ पे देखोगे आप, साइज़ क्या है, छोटा है, तो अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा, तो ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, तभी ही इलेक्ट्रॉन क्या होगा, उस सेल से रिमूव होगा। तो इस तरीके से एटॉमिक साइज पे आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या करती है, डिपेंड करती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फैक्टर है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। देखो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे किस तरीके से डिपेंड करती है, तो जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की। अगर देखो, इसका मतलब ये हो गया, अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमारा बढ़ता है
ठीक है, तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी क्या होगी, बढ़ेगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं पीरियड में, ठीक है, तो पीरियड में हमें पता है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। फ्लोरीन का साइज़ बहुत छोटा होता है, और लेफ़्ट टू राइट हमें पता है कि साइज़ क्या होता जाता है, रिड्यूस हो जाता है। इसका साइज़ सबसे ज़्यादा, फिर इस लेफ़्ट टू राइट जाओगे तो ये ऑर्डर किसका हो गया, साइज़ का। इसका साइज़ छोटा तो होगा क्या, ये न्यूक्लियस होगा, इसके पास में ही ये शेल होगी, सेकंड शेल, क्योंकि सेकंड पीरियड के एलिमेंट है तो कितनी शेल होंगी, 2 शेल होंगी। तो छोटे साइज़ होने की वजह से इस पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या लगेगा, बहुत ही ज़्यादा लगेगा, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पे आप आयोनाइजेशन पोटेंशियल देखोगे, इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया, ज़्यादा। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसका ज़्यादा है, फ्लोरीन का, तो फ्लोरीन की आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन, फिर बोरॉन, फिर बेरिलियम, फिर लिथियम। नॉर्मल ट्रेंड के हिसाब से देखोगे तो ये होना चाहिए, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है, उस एक्सेप्शन की बात भी हम करेंगे, ठीक है, कि एक्चुअल में इसका ट्रेंड क्या आएगा। अभी के लिए ये समझो तुम कि जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो अगर तुम लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हो तो इसका साइज सबसे छोटा, तो इसकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। वैसे तो ये अभी करेक्ट ऑर्डर नहीं है, करेक्ट ऑर्डर क्योंकि इसमें एक्सेप्शन है सेकंड पीरियड में, तो एक्सेप्शन में अभी आपको बताऊंगा। बस यहाँ पे ये मैं बता रहा हूँ कि जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने पे क्या होता है, बढ़ जाता है। तो फ्लोरीन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा, तो उसकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। नेक्स्ट इफेक्ट है हमारा स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट, तो देखो ये स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट मैंने आपको बताया था, एक बार फिर से रिमेम्बर करा देता हूँ। हायर इज द स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑन द आउटर मोस्ट electron causes less attraction from the nucleus and can be easily removed। क्या होगा, ईजिली रिमूव्ड हो जाएगा। तो देखो शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, अगर शील्डिंग इफेक्ट किसी में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो उसकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होगी। देखते हैं कैसे। अगर मान के चलो ये डी ऑर्बिटल और इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ने क्या कर लिया, एक शील्ड बना ली है, और इसके बाहर वाली शेल में और इलेक्ट्रॉन है, तो आप तो आउटर सेल से इलेक्ट्रॉन निकालोगे ना, उसी को हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। अब इस वाले इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, न्यूक्लियस अच्छे से अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया है, शील्ड बन गई। यानी कि शील्डिंग इफेक्ट अगर अच्छी है तो आउटर सेल वाले इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, और बहुत कम एनर्जी में ये क्या करेगा, आसानी से रिलीज हो जाएगी। यानी कि हमें यहाँ पे क्या पता लगा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट बोल दो, स्क्रीनिंग इफेक्ट एंटी प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब देखो एक और फैक्टर आता है, पेनिट्रेशन पावर ऑफ सब सेल। पेनिट्रेशन पावर ऑफ सब सेल। अब पेनिट्रेशन क्या होता है, देखो जो सब सेल तुम्हारी न्यूक्लियस के सबसे पास है, जैसे ये न्यूक्लियस है, इसके पास इसके पास कौन सी सब सेल होती है, एस, उसके बाद पी, तो एस पे जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, और इसका पेनिट्रेशन इफेक्ट भी क्या होगा, सबसे ज़्यादा, क्योंकि न्यूक्लियस के पास है। तो एस ऑर्बिट का पेनिट्रेशन इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है, फिर पी सब सेल का, फिर डी का, फिर एफ सब सेल का, ठीक है। इस तरीके से हम क्या देखते हैं,
ऑर्डर देखते हैं। तो अब इसका ज़्यादा है पेनिट्रेशन इफेक्ट और ये टाइटली अट्रैक्ट रहेगा न्यूक्लियस से, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी क्या रहेगा, इसका ज़्यादा रहेगा। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल का अगर मैं ऑर्डर लिखूँ यहाँ पे तो एस का सबसे ज़्यादा, फिर पी का, फिर डी का, फिर लास्ट में एफ का। तो ये आयोनाइजेशन पोटेंशियल का ऑर्डर है। इस तरीके से हम देखते हैं, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा तो आयोनाइजेशन पावर भी क्या हो जाएगी, उसकी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये चीज़ें देखते हैं। अब बात कर लेते हैं एक्सेप्शन की और नॉर्मल ट्रेंड। पहले ट्रेंड देख लेते हैं। ठीक है, अगर मैं ट्रेंड की बात करूँ, अगर आप पीरियड में मूव कर रहे हो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, देखो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो अट्रैक्शन फोर्स भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज, उससे क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीजेज एंड आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज। सेकेंड के को टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम क्या होगी, शेल नंबर इंक्रीज होगा तो अट्रैक्शन डिक्रीज होगा और आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्योंकि शेल नंबर बढ़ने से क्या होगी, न्यूक्लियस से आउटर शेल की जो डिस्टेंस होती है वो बढ़ती जाती है, तो अट्रैक्शन फोर्स कम। ठीक है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, आसानी से रिमूव हो जाएगा। अब इसमें हम बात कर लेते हैं एक्सेप्शन की। एक्सेप्शन क्या है, देखो एक्सेप्शन की मैं बात करूँ तो सबसे पहले बात करते हैं हम इनर्ट गैस। इनर्ट गैस इज गिविंग लार्जेस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल, एक ही बात है। आयोनाइजेशन एनर्जी इन द पीरियड ड्यू टू fully filled configuration, due to fulfilled configuration। क्योंकि फुलफिल्ड कन्फ्यूग्रेशन होता है तो वो अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज नहीं करेगा क्योंकि उसमें स्टेबिलिटी आ चुकी है। दैट्स वाई आयोनाइजेशन एनर्जी इनर्ट गैस की क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। अब हम सेकंड पीरियड में एक्सेप्शन देखते हैं क्या होता है। फॉर एग्जांपल देखो, सेकंड पीरियड में एक्सेप्शन देखने से पहले आपको एक पॉइंट नोट करना चाहिए। वो पॉइंट क्या है, देखो हाफ फिल्ड, और वो प्रिंसिपल में मैंने आपको शायद बताया था या पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में बताया होगा। हाफ फिल्ड कौन कौन से हाफ फील्ड, जैसे P3, D5 या F7, और फुल्ली फिल्ड कौन से, जैसे इनर्ट गैस वाले भी होते हैं हमारे S2, P6, D10 और F14। ये आउटर सेल के लिखे हैं मैंने। आर मोर स्टेबल देन others, so it require more energy। तो इन्हें क्या लगेगी, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी क्योंकि स्टेबिलिटी ज़्यादा है, तो इन सब की आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा। अब देखो, अब सेकंड पीरियड का समझो आप तो अच्छे से कनेक्ट कर पाओ। सेकंड पीरियड में कौन से एलिमेंट हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। अब देखो इसमें हाफ फील्ड वाले कौन कौन से हैं और फुल फील्ड वाले। देखो ये फुल फील्ड वाला है। नाइट्रोजन का आप जब फिल करोगे तो P3 आएगा। यहाँ पे बेरिलियम में S2 आता है। ठीक है, तो सब नॉर्मल ट्रेंड अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इस साइड आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। ये नॉर्मल ट्रेंड के अकॉर्डिंग।
लेकिन अब इसमें एक्सेप्शन क्या है, जब आप इन दोनों की बात करोगे और यहाँ पे और इसकी बात करो, ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन की ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में किसकी ज़्यादा होगी, नाइट्रोजन की। और बेरिलियम बोरोन में बेरिलियम की, क्योंकि इनके पास देखो फुल फिल्ड है, इसके पास हाफ फिल्ड है, ये तो फुल फिल्ड वाला था तो इसके पास तो ऑटोमेटिक ट्रेंड के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो ज़्यादा आ रही है। तो एग्जैक्ट ट्रेंड क्या होगा इसका, लिथियम, फिर आएगा बोरॉन, फिर बेरिलियम की ज़्यादा होगी, क्योंकि फुल फिल्ड है, स्टेबिलिटी है, तो इसमें से आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। फिर आ गया हमारे पास कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर फ्लोरीन और फिर नियोन। तो ये क्या है, फुल फिल्ड है, इसलिए इसकी सबसे ज़्यादा होगी। तो एक्चुअल में जो करेक्ट ऑर्डर मिलता है सेकेंड पीरियड का वो ये है, ठीक है। अब इसमें रीज़न क्या देते हैं हम दोनों में कि फुल फिल्ड, क्योंकि जब आप बेरिलियम का फिल करोगे तो देखो क्या आएगा 1s2 2s2, और जब बोरोन का करोगे तो 1s2 2s2 2p1। तो ये फुल फिल्ड है तो इसकी क्या रहेगी, सबसे ज़्यादा। तो वही हमने यहाँ पे अप्लाई किया है, क्योंकि हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल होते हैं तो वो उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या रहने वाली है, ज़्यादा रहने वाली है, ठीक है। ऐसे ही थर्ड पीरियड के बारे में बात करते हैं। थर्ड पीरियड की एलिमेंट लिखूँ तो मैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, फिर आर्गन। अगर नॉर्मल ट्रेंड की मैं बात करूं तो नॉर्मल ट्रेंड के अकॉर्डिंग लेफ़्ट टू राइट क्या होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, बढ़ते जाते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। लेकिन फिर से देखो यहाँ पे एस में पूरे 2 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे देखोगे आप फॉस्फोरस में भी जो पी है उसमें हाफ फिल्ड है, और ये फुल फिल्ड वाला तो सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका और एल्यूमिनियम में कंपैरिजन करोगे तो मैग्नीशियम की ज़्यादा होगी आयोनाइजेशन एनर्जी। करेक्ट ऑर्डर में यहाँ पे लिखता हूँ, सोडियम, फिर एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, फिर क्या आएगा, सल्फर, और उससे ज़्यादा कौन पहुँचेगा, फॉस्फोरस, फिर क्लोरीन, और सबसे ज़्यादा आर्गन। तो ये करेक्ट ऑर्डर है। ऐसे ही फोर्थ पीरियड के जो कुछ एलिमेंट हैं उनके साथ भी सेम ही ऑर्डर फॉलो होता है। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, पोटेशियम की सबसे कम, फिर गैलियम, कैल्शियम, जर्मेनियम, सिलीनियम, ऑस्टेंटियम, बेरियम और क्रिप्टन, इस तरीके से। तो ये इनरेगुलर ट्रेंड में आते हैं, मतलब जो लेफ़्ट टू राइट बढ़ना चाहिए बढ़ते नहीं है। फुल फिल्ड और हाफ फिल्ड वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। फिर एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमने एटॉमिक रेडियस में भी पढ़ा था, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो वहाँ पे हमने क्या रीज़न दिया था, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे भी वही सेम अप्लाई होता है कि भाई ग्रुप में आप टॉप टू बॉटम देखोगे तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रही थी, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही थी, कम हो रही थी। तो अगर मैं 3D जो स्कैंडियम से स्टार्ट होती है, 4D और 5D, इन सीरीज़ की बात करूं तो टॉप टू बॉटम क्या होनी चाहिए, घटनी चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रही है। लेकिन 4D और 5D में लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन लगता है। क्या लगता है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन लगता है, ठीक है। तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से इसमें 4f आ जाता है, जो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा डिफ्यूजिव नेचर की शेल होती है, सब शेल होती है, जो एस होती है वो डिफ्यूजिव नेचर की होती है। मतलब इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा डिफ्यूजिंग नेचर में होते हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। तो इसके बाद जो 6s में इलेक्ट्रॉन होते हैं ये टाइटली अट्रैक्ट हो जाते हैं। टाइटली अट्रैक्ट हो जाते हैं तो तुम्हें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे इसकी कम नहीं रहेगी, यहाँ पे इसकी सबसे ज़्यादा रहती है। तो हम बोलेंगे कि 5D की सबसे ज़्यादा, फिर किसकी ज़्यादा है, 3D की, और फिर 4D। तो ये वाला ट्रेंड फॉलो होगा। तो ये वाला जो ट्रेंड है वो फॉलो भी कहाँ से होगा, स्कैंडियम, मतलब थर्ड ग्रुप के बाद में। तो थर्ड में तो यही फॉलो होगा कि स्कैंडियम की सबसे ज़्यादा, फिर इट्रियम की, फिर लेंथेनाइड। इसके बाद वाले से स्टार्ट होगा लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन लगना, ठीक है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर। जैसे एक एग्जांपल देख लो, टेलिरियम है हमारे पास, जर्कोनियम और हाफनियम। तो आप देखोगे कि ये तो 3D का है,
हाफनियम 5D का है और जर्कोनियम जो है हमारे पास 4D का है। तो हमने यहाँ पे देखा 5D सबसे ज़्यादा, इट मीन्स हाफनियम की सबसे ज़्यादा होगी, फिर टेल्यूरियम की और फिर जर्कोनियम। अगर आप अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो एक बार पीरियोडिक टेबल देखो, उसमें 3D सीरीज स्कैंडियम वाली है, मतलब जो बीच में एलिमेंट्स हैं वो डी ब्लॉक के हैं। उसमें जो फर्स्ट वाली रो है डी ब्लॉक की, जो फर्स्ट वाला पीरियड है वो 3D है, सीरीज बोल रहे हैं, और उसके नीचे वाले को 4D एंड और जो 4D के नीचे है उसे हम 5D सीरीज बोल रहे हैं। ठीक है, अब एक बोरोन फैमिली है, हमने एटॉमिक रेडियस में भी बोरोन फैमिली में एक्सेप्शन देखा था, यहाँ पे भी बोरोन फैमिली में एक एक्सेप्शन होता है, उसको याद रखने की एक ट्रिक है। देखो किसकी बात करेंगे अब हम, बोरोन फैमिली। देखो इसको कैसे याद रखना है, एक हम W बनाते हैं इस तरीके से। अब इसके जितने भी ये कोने हैं यहाँ पे एक एक एलिमेंट को लिखते हैं, सबसे पहले बोरोन, फिर एल्यूमिनियम, फिर गैलियम, इंडियम और टेल्यूरियम। तो यहाँ पे क्या देखोगे आप, इस तरीके से लाइन खींच दो, ठीक है, फिर एक लाइन ये जा रही है, सेकंड इस तरीके से, ठीक। सबसे ज़्यादा कौन आ रहा है, पहले बोरोन, तो बोरोन की सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी। फिर आ रहा है हमारे पास टेल्यूरियम, तो Tl, फिर गैलियम, फिर एल्यूमिनियम, सबसे लास्ट में इंडियम। तो ये करेक्ट ऑर्डर है बोरोन फैमिली के आयोनाइजेशन एनर्जी का। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको रिकॉल कर सकते हो एग्जाम टाइम में। अगर आप भूल जाओ बोरोन फैमिली में करेक्ट ऑर्डर क्या है, तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हमारा कि आयोनाइजेशन एनर्जी का एप्लीकेशन कहाँ पे होने वाला है, तो अब हम इसके एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। देखो एप्लीकेशन क्या क्या है इसके, एप्लीकेशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो आप जब इसके एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे तो पहला जो इसका एप्लीकेशन है वो क्या है कि जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसकी, मेटेलिक प्रॉपर्टी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मेटेलिक प्रॉपर्टी की, ठीक है। कैसे, देखो जो मेटल्स हैं क्या है, जो मेटेलिक करेक्टर रखते हैं उनकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होती है, लो होती है। यहाँ पे भी अभी हमने देखा, देखो ये सीरीज है, ये मेटल्स हैं, इनकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या है, लो है, तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल लो होती है। और नॉन मेटल की क्या है, हाई है, नॉन मेटेलिक की क्या होगी, हाई आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगी इसकी, हाई। फॉर एग्जांपल फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, इनकी क्या होती है, हाई होती है। तो एप्लीकेशन क्या है, आप किसी की आयोनाइजेशन पोटेंशियल लो है, कम है, तो आप बोलोगे उसका मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर आयोनाइजेशन पोटेंशियल हाई है तो इसका मतलब उसका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। इस तरीके से आप कोशिश करें। सेकंड देखो रिएक्टिविटी। अब देखो रिएक्टिविटी, कौन सा एटम या एलिमेंट जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, उतनी ज़्यादा होगी। यानी कि अगर आयोनाइजेशन एनर्जी कम तो इलेक्ट्रॉन जल्दी रिलीज कर देगा, तो रिएक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा। यानी कि यहाँ पे भी एंटी प्रोपोर्शनल रिलेशन है। यानी कि अगर मैं बात करूँ रिएक्टिविटी, तो रिएक्टिविटी की क्या है, ये एंटी प्रोपोर्शनल है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है। क्योंकि रिएक्टिविटी इस बात पे डिपेंड करती है कि इलेक्ट्रॉन एटम की जो शेल है उससे कितनी जल्दी बाहर आ रहा है। जैसे ये न्यूक्लियस और ये एक शेल, इलेक्ट्रॉन जितनी आसानी से यहाँ से बाहर आ जाएगा और रिएक्शन उतनी जल्दी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि रिएक्शन में बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं। अगर आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है, तो इलेक्ट्रॉन लेट बाहर आएगा। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर आ रहा है, इसका मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी लो होगी, तभी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो ये लो, तो ये क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। इस तरीके से हम
एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं, रिएक्टिविटी में। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो हमारा एप्लीकेशन है वो क्या है, रिड्यूसिंग करेक्टर। नेक्स्ट है हमारे पास रिड्यूसिंग करेक्टर बोल लो या रिड्यूसिंग पावर, एक ही बात है, या रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग पावर। तो रिड्यूसिंग पावर देखो क्या होती है कि लोअर आयोनाइजेशन एनर्जी होगी ना तो उसकी हाई रिड्यूसिंग पावर होगी, ठीक है। लोअर आयोनाइजेशन एनर्जी होगी तो रिड्यूसिंग करेक्टर क्या है, ज़्यादा, यानी कि यहाँ पे भी एंटी प्रोपोर्शनल रिलेशन है। तो रिड्यूसिंग पावर एंटी प्रोपोर्शनल है किसके, आयोनाइजेशन पोटेंशियल की। यानी कि अगर आयोनाइजेशन एनर्जी लो, अगर ये लो है तो ये क्या हो जाएगा, हाई, ठीक है। लो है तो मतलब इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज करेगा, और इलेक्ट्रॉन अगर दूसरे किसी आप एटम को दे रहे हो तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसका क्या होता है, रिडक्शन। यानी कि अगर लो आयोनाइजेशन एनर्जी है तो रिड्यूसिंग पावर का मतलब होता है कि दूसरे एटम को वो कितना जल्दी रिड्यूस कर सकता है, ठीक है। तो आप देखोगे कि सोडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, लो है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं एल्कलाई मेटल्स की बात करूँ तो कौन कौन से आते हैं, देखो, हेली, फिन्ना, की, रब, सेफरिया। तो टॉप टू बॉटम जाने पे आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कम होती है। तो अगर मैं इसका रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर लिखूँ, क्योंकि एंटी प्रोपोर्शनल है कि भाई नीचे जा रहे हो तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, कम है, यानी कि इसका रिड्यूसिंग पावर या रिड्यूसिंग करेक्टर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है। यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है कि जो लिथियम है, लिथियम एटम इज ड्यू टू इट्स हाई हाइड्रेशन एनर्जी। तो लिथियम की हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, इसकी वजह से जो करेक्ट ऑर्डर आता है वो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, और सबसे ज़्यादा किसकी है, लिथियम। तो लिथियम एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट या रिड्यूसिंग पावर बोल दो इसकी क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी एप्लीकेशन का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है एटॉमिक रेडियस की तरह।